तो मैं आ चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के साथ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 आफ्टर लाइट। बिकॉज मैं ह्यूमन आई को सीरियसली नहीं लेता। बिकॉज ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं। ठीक है, और थियोरेटिकल बातें हैं तो भाई लोगों को तो आसानी मिल जाता है, वो रट्टा मार के एग्ज़ाम में जाके उल्टी कर देते हैं उस रट्टे को, और पूरा फुल मार्क्स लाते हैं उस एग्ज़ाम में उस चैप्टर के रिलेटेड। तो लाइट चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही लेंदी चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मज़ा भी आया आपको सीखने में, आई होप सो। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उससे भी थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ भी रिमूव नहीं किया है। सीबीएसई वालों ने बहुत अच्छा काम किया भाई, धन्य हो। ठीक है, कुछ तो अच्छा काम किया तुम लोगों ने अभी जाके। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से उन्होंने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया, तो मुझे अच्छा लगा। पूरा अच्छा चैप्टर है ये, मतलब फार्मूला से भरा है भाई, बहुत फार्मूले हैं यहाँ पर। लाइट से ज़्यादा 2-3 गुना ज़्यादा फार्मूले यहाँ पर हैं। ओके, लाइट में सिर्फ मेनली मिरर फार्मूला था, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला और लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, और कुछ फार्मूला था क्या? नहीं था। 4 फार्मूले थे आई गेस, 4 या 6। लेंस का हाँ 4 ही थे आई गेस। और यहाँ पर तुमको मिल जाएंगे 15-16 फार्मूले टोटल। तो 4 का 4 गुना, मतलब 4 × 4 टाइम्स। ओके, तो बिना किसी देरी किए चलिए अच्छे से धीरे धीरे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। चार्ज या भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ओके, सो नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज सुनते ही हमारे माइंड में कुछ एनर्जेटिक कुछ आ जाता है ना, एनर्जेटिक हमें फील होने लगता है चार्ज का नाम सुन के, है ना। तो चार्ज एक्चुअली क्या है? चार्ज एक्चुअली मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है। मैटर मतलब क्या? कोई भी सब्सटेंस, किताब मान लो, ठीक है, किताब मान लो, अपना पेंसिल मान लो, कॉपीज़ मान लो, ये सारे के सारे सब्सटेंस हैं। ठीक है, उनमें एटम्स हैं। एटम्स में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब क्या? वो नेगेटिव चार्ज को वो होल्ड करता है। ठीक है, मतलब वो एक ऐसे प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है, जो कि नेचर में क्या है? नेगेटिव है। और प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन भी दूसरा सब्सटेंस है जो सब एटॉमिक पार्ट है ना। वो क्या करता है? वो भी एक चार्ज को, एक प्रॉपर्टी को अपने अंदर मतलब उसके पास भी एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। और उसका चार्ज का नेचर क्या है? पॉजिटिव नेचर है। तो चार्ज बस कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है। और यही प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट को दो चीज़ करने में हेल्प करती है। क्या? अट्रैक्ट करने में और रिपेल करने में। तो याद रखो, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का, जिसके कारण से वो किसी भी दूसरे मैटर को, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है या फिर अपने से दूर भगा सकता है, मतलब दूर भेज सकता है, मतलब रिपेल कर सकता है। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज के वजह से भी और भी 2 चीज़ें होते हैं। क्या? एक है इलेक्ट्रिकल फेनोमेना और एक है मैग्नेटिक फेनोमेना। मतलब जब भी किसी कंडक्टर मतलब क्या? जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होता है बिना किसी रुकावट के। रुकावट होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में बाद में। तो जब किसी भी कंडक्टर से, किसी भी सब्सटेंस जो कि कंडक्टर है, वो स्टील जैसे कि मेटल, वो क्या है? कंडक्टर है। वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा पाते हैं एकदम ईजिली भाई, कोई रुकावट नहीं देता वो उसको, रुकावट एकदम कम। ठीक है। तो जब ये चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है, मतलब क्या? तैरता है। फ्लो मतलब क्या? तैरना या फिर मूव करना। ठीक है, इसे फ्लो कहते हैं। तो जब ये फ्लो करते हैं तब उस कंडक्टर के आसपास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता हुआ दिखता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। आपने क्लास 7 या 6 में पढ़ा होगा कि जब भी किसी तार से, इलेक्ट्रिकल वायर से करंट पास करता है, करंट अभी बोलूँगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा करंट क्या है। चार्ज जब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तब उसके आसपास क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाते हैं।
मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि वो मैग्नेट बन जाता है, सिंपली वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और साथ ही साथ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाता है वहाँ पर। वो सब बात हम बाद में करेंगे। तो अभी के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दिस इज़ ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड, ये हर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, कम ज़्यादा होता ही है, विथ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू व्हिच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनामेना। ठीक है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, जिसके कारण से, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है, जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल फेनोमेना भी दिखाते हैं और मैग्नेटिक फेनोमेना भी दिखा पाते हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, बिकॉज अगर चार्ज नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड या और मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखता। ये चार्ज के वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन कुछ ऐसा है। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं। क्या क्या चार्ज होते हैं भाई? दो तरीके के, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है उनके, देख लेते हैं। ठीक है भाई, नाम तो पॉजिटिव नेगेटिव ही है, लेकिन उसके एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है वो देखेंगे। तो चार्ज होता है दो तरीके का। पहला, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पहला वाला टाइप का है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है? पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है पॉजिटिव ना, प्रोटॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब वो जन्म से ही पॉजिटिव है। ठीक है, इनबिल्ट क्वालिटी है इसमें कि भाई मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है भाई, होता भी है नेगेटिव, वो एडवांस में आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में, अभी नहीं। तो हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जो क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है, इतना ही पता है कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज में एक एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल है प्रोटॉन्स P+। और प्रोटॉन्स के अलावा भी एक ऐसा है सब्सटेंस है, पार्टिकल्स, जो पॉजिटिव चार्ज है। कौन से? कैटायंस। याद है कैटायंस क्या है? कैटायंस जैसे कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सोडियम प्लस आयन, है ना। कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज रखने वाले, पॉजिटिव चार्ज हाँ रखने वाले आयन्स, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटायन कहते हैं, है ना। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा Na+, इसके बाद K+, इसके बाद NH4+, ये क्या है? ये सारे के सारे कैटायंस हैं। ठीक है भाई, तो ये पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल में आते हैं। अभी नेगेटिव चार्ज में क्या क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है अपना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और एक है भाई एनायंस, मतलब नेगेटिव आयंस। एग्जांपल क्या क्या है? Cl-, इसके बाद Br-, इसके बाद CH3COO- एसीटेट, इसके बाद S2- सल्फाइड आयन। ओके, तो ये सारे के सारे एनायंस के एग्जांपल है, और जिनमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से क्लासिफिकेशन में है? वो नेगेटिव वाले क्लासिफिकेशन में है। ठीक है, मतलब उनमें भी एक चार्ज है, सॉरी उनमें भी एक प्रॉपर्टी है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेना दिखा पाते हैं। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया भाई साहब। अब हम बात करने वाले हैं कि जो अपना रुको,
हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, F=G×m1 × m2/r², है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो हमने न्यूटन चाचा ने हमने दिया था। तो इसका मतलब क्या, चार्जेस भी एक दूसरे को जो अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं, तो वो क्या, वो भी ग्रेविटेशन कहलाएगा। ठीक है, बिकॉज ग्रेविटेशन क्या था, ग्रेविटेशन था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जिसका वैल्यू उन दोनों के प्रोडक्ट, मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब इन प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उनके बीच में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी हो। तो चार्ज भी सेम तरीके से दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल भी करते हैं, लेकिन उस फोर्स को, जिस फोर्स से एक दूसरे को वो खींचते हैं या फिर दूर भगा देते हैं, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कह सकते हो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो चार्जेस attract or repel each other by the action of electrostatic force। तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो चार्जेस में ये कुछ नया होता है। चार्जेस में एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन दूसरे पॉजिटिव चार्ज को वो अपनी तरफ से दूर भगा देता है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो ऐसे कि लाइक चार्जेस मतलब क्या, लाइक चार्जेस मतलब नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को दूर भगा देते हैं, मतलब रिपेल करते हैं एक दूसरे से। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज एक दूसरे को दूर भगा देते हैं, लेकिन जो अनलाइक है, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को गले लगा देते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, तो चार्जेस भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, किसके वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। उनके बीच में रहने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर पाते हैं और रिपेल भी कर पाते हैं, है ना। अच्छा, अब ये सब तो समझ में आ गया कि भाई अच्छा ये वाला अट्रैक्ट है, वो वाला चार्ज है। अभी अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, अब ये करंट क्या है भाई साहब, यही तो पता नहीं चलता ना कि करंट क्या है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है और इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है ना, और इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और फ्लो कौन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज करते हैं क्या, नहीं, नेगेटिव चार्ज करते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एटम के एकदम मिडिल में रहता है, एकदम सेंटर में रहता है। ठीक है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता इतना। ठीक है, उतना मतलब ट्राई करके भी बाहर नहीं निकल पाता, अगर ट्राई करता भी है तो बहुत एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा हमको उसको निकालने के लिए, न्यूक्लियस से, वो भी, है ना। तो मूव जो कर पाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों, क्या इलेक्ट्रॉन्स, देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ जो कि सबसे आउटर मोस्ट शेल्स में रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बात मैं करता हूँ। ये न्यूक्लियस है अपना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है अपने। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन एक्चुअली वो खींचता नहीं है, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस फोर्स को बैलेंस कर देता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल इसको इस तरफ खींच रहा है
जिसकी वजह से क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर पा रहा है वो, ठीक है भाई, वो ऐसे मूव करता है। अभी सोचो ज़रा कि अगर कोई इसको इस तरफ खींच रहा है तो वो उस तरफ जाना चाहिए उसको, है ना। सपोज तुम्हारे दोस्त ने तुमको इस तरफ खींचा, लेफ़्ट की तरफ, तो तुम लेफ़्ट की तरफ जाओगे, लेकिन ऐसा हो रहा है कि तुम लेफ़्ट की तरफ नहीं जा रहे हो, राइट की तरफ भी नहीं जा रहे हो, है ना। तुम लेफ़्ट की तरफ भी नहीं जा रहे हो और राइट की तरफ भी नहीं जा रहे हो। मतलब क्या, मतलब तुमको दोनों तरफ से कोई खींच रहा है। तुम्हारे दोस्त ने इस तरफ से खींचा, कोई और दोस्त ने तुमको इस तरफ से खींचा, तो तुम क्या हुए, तुम बिना तुम्हारा, ना तुम लेफ़्ट में गए ना तुम राइट में गए, मतलब दोनों फोर्स इक्वल हैं, ठीक है भाई। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ना न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाते हैं और ना बाहर की तरफ उड़ जाते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो ये फोर्स उसमें ज़्यादा लागू होगा। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लगने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ होगा, मतलब ज़्यादा बंधा हुआ होगा, मतलब ज़्यादा करीब होगा ना, तो ज़्यादा फोर्स उसमें लगेगा, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रख सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो तो तुम ज़रा सोचो, ये न्यूक्लियस जितना पावर इसमें लगा पा रहा है, मतलब जितना फोर्स इसको खींच रहा है, क्या उतना ही फोर्स इसको खींच पाएगा, रोक के रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, बिकॉज बहुत दूर है। तो इसी कारण से ये जो है, इससे इसका जो लगाव होता है, फोर्स से अट्रैक्शन होता है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो अपने मर्ज़ी से आउटर मोशन से निकल पड़ता है और ये ऐसे ही घूमता रहता है रैंडमली। ओके, तो जब बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, फ्लो करते हैं, घूमना मतलब क्या, फ्लो करना, ठीक है। तो जब फ्लो करते हैं तो सृष्टि होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का सृष्टि होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड कब, जब अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो वी कैन से what is electricity, flow of electric charge, that is negative charge, or you can say electron, flow of electric charge। जब इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी कह सकते हो सिर्फ चार्ज जब फ्लो करता है, लेकिन कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, अब नेगेटिव चार्ज जैसे कि एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि अपना इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम उसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। ओके भाई, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, ठीक है भाई। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वो कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट्स के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने हमें इसका ज्ञान दिया, कुछ कुछ चीज़ों का हमने ज्ञान दिया। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही हमें चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्ञान दिया, ठीक है। सबसे पहले ज्ञान दिया था चार्जेस एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हमको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नॉलेज ही दिया था, तब जाके तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पा रहे हैं एकदम क्लियरली सब कुछ। सो ये उन्होंने दिया था 1752 में दिया था। फिर आए अपने थॉमस एल्वा एडिशन जिन्होंने हमें डायरेक्ट करंट से मुलाकात करवाया, डीसी, डायरेक्ट करंट जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में डीसी करंट, है ना, डीसी।
तो इन्होंने ये 1870s के वक्त किया था, ठीक है। फिर आते हैं अपने सबसे प्यारे निकोला टेस्ला जी, है ना। बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये, लोग थे एक्चुअली, आदमी थे भाई। अगर ये ज़िंदा रहते तो आज हमारा नक्शे बदला हुआ होता, ठीक है। रिलेटिंग टू जो जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, तो उन्होंने हमें एसी के बारे में ज्ञान दिया। ज्ञान नहीं, मतलब एसी से हमारा मुलाकात किया। एसी मतलब वो एयर कंडीशनर नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में है। इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1888 में, कि उन्होंने ये बताया था कि एसी जो है वो डीसी से भी बेहतर है। ओके, तो अभी हम तो भाई एसी यूज़ करते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं हर जगह, डीसी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तैरता है, यहाँ वहाँ मूव करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हो रहा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई साहब, वो तो समझ में नहीं आ रहा भाई। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चार्ज, उसका यूनिट क्या है। ओके, बिकॉज यूनिट के बिना तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे ना। तो मैं आपको करवा देता हूँ भाई अपना चार्ज का जितने भी इधर उधर, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज लिखो, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है भाई कूलॉम्ब, ठीक है। अच्छा, पहले तुम चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं वो लिख लो। तो चार्ज इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू भी हो सकता है या फिर स्मॉल क्यू भी हो सकता है। ओके, तो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, ये है चार्ज को डिनोट करने का एक तरीका। जैसे हम कहते हैं ना, मास को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल m लिखते हैं। फोर्स को क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, स्मॉल a लिखते हैं। वैसे ही चार्ज को हम q से लिखेंगे, स्मॉल या फिर बिग क्यू। बिग क्यू लिखो, स्मॉल क्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, बिग क्यू लिखते हैं सब, तो बिग क्यू ही लिखो। ओके, कैपिटल क्यू। ओके, अब इसका ऐसा यूनिट क्या है भाई साहब, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है चार्ज का वो है कूलॉम्ब। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलॉम्ब। अब ये कूलॉम्ब कौन है भाई साहब, कूलॉम्ब एक्चुअली एक साइंटिस्ट है ना, जिनको ऑनर करने के लिए ये नाम रखा गया है कूलॉम्ब। अभी कूलॉम्ब का जो सिंबल है वो कैपिटल C है, ठीक है। कूलॉम्ब को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, मतलब सिंबल है इसका, ठीक है। जैसे कि हम सोडियम को Na लिखते हैं, पोटेशियम को K, वैसे ही ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम्ब। अब ये कूलॉम्ब जो होते हैं और भी दो तरीके के होते हैं, मतलब इसके जो यूनिट्स होते हैं, तो चार्ज के और भी कुछ यूनिट्स होते हैं। ऑल्सो मिली कूलॉम्ब भी होता है एक ऐसा यूनिट, ठीक है, छोटे छोटे चार्ज को मेज़र करने के लिए। मिली कूलॉम्ब को लिखा जाता है स्मॉल m कैपिटल C ऐसे, ठीक है, स्मॉल m कैपिटल C ऐसे लिखा जाता है मिली कूलॉम्ब को। और एक है भाई माइक्रो कूलॉम्ब, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक है मिली, दूसरा है माइक्रो, ठीक है। मिली और माइक्रो में अंतर है। ओके, जब माइक्रो कूलॉम्ब लिखा जाएगा तो इसका सिंबल कुछ ऐसा है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, फिर U जैसा, और फिर अपना कैपिटल C मतलब कूलॉम्ब, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं म्यू, इस सिंबल को हम कहते हैं म्यू, जो हमने पहले कहीं देखा हुआ है, आपने शायद देखा होगा जब हम बायोलॉजी या फिर एटम चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, तो 1 माइक्रोन कितना होता है हमने पढ़ा था, है ना। अच्छा, है ना। चलिए फिर अब 1 मिली कूलॉम्ब लिख के रख सकते हो। 1 मिली कूलॉम्ब इक्वल्स टू 10⁻³ कूलॉम्ब्स, ठीक है भाई। 1 मिली कूलॉम्ब का जो वैल्यू है वो 10⁻³ कूलॉम्ब्स के बराबर है। सिमिलरली 1 माइक्रो कूलॉम्ब का चार्ज कितना है, 1 माइक्रो कूलॉम्ब का चार्ज है 10⁻⁶ कूलॉम्ब्स, ठीक है। 1 माइक्रो कूलॉम्ब का चार्ज है 10⁻⁶ कूलॉम्ब्स, ठीक है।
तो ये बस दूसरे यूनिट से जो आपको थोड़े से याद रखने हैं ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल्स ऐसे अगर रिलेटेड आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर पाओ। ओके, ठीक है। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर ही होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ वो भी। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम स्मॉल ई से डिनोट नहीं, सॉरी नहीं वो अलग चीज़ है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर में थोड़ा हमने इसमें पढ़ा था क्लास 9 में। अभी चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन कितना होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? सेम ही होता है, लेकिन जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दिस मच और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है दिस मच। ओके, इसके बाद हम कुछ और बात करने वाले हैं, ठीक है। हम कुछ और बात करने वाले हैं। वो क्या बात है? वो है भाई अपना इलेक्ट्रिक करंट क्या है। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटाइजेशन। ये टॉपिक जो है ऑप्शनल है, आप पढ़ सकते हो या फिर नहीं पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपका मर्ज़ी है भाई साहब, ठीक है। आपका मर्ज़ी है भाई लोग, ठीक है। तुम लोगों का मर्ज़ी है, तुम पढ़ सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो इस पार्ट को, या फिर थोड़ा नॉलेज के लिए तुम अपने दिमाग में इसको फिट करके रख सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन मतलब पैकेट करना। अब बोलोगे भाई किसका पैकेट करना है यार? चार्ज का पैकेट करना है। किसका चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोटॉन्स की नहीं। तो क्वांटाइजेशन जो होगा वो मतलब पैकेटिंग करना होता है। किसका पैकेट करना? इलेक्ट्रॉन्स का पैकेट करना। जैसे कि जब एक मिठाई की दुकान में अगर आप जाओगे तो तुम बोलोगे भाई मुझे एक पैकेट इतना ग्राम इतना किलो तुम मुझे मिठाई दे दो, है ना। तुम दुकानदार को कहते हो तो वो दिखा देता है तुमको। तो एक और बात यहाँ पर है, क्वांटाइजेशन एक्चुअली क्या होता है कि क्वांटाइजेशन में एक फिक्स्ड होता है, ठीक है। एक फिक्स्ड चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज, सबसे छोटा चार्ज होता है वो, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्वांटम। रुको, यहाँ पर लिखता हूँ क्वांटम क्या है। क्वांटम, व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम मतलब होता है द स्मॉलेस्ट charge that can exist in nature is the charge of an electron, और इसी को हम कहते हैं क्वांटम, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्वांटम। जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसी को हम कहते हैं क्वांटम, ठीक है। तो क्वांटम सिंगुलर है और क्वांटा ए अगर हो जाता है तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। क्वांटम इज़ सिंगुलर एंड क्वांटा इज़ प्लूरल। तो क्या होता है एक्चुअली क्वांटाइजेशन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इफ द charge of an electron is taken as
as elementary unit, that is the quanta of charge, the charge on any body will be some integral multiples of E। अब ये E जो है, ये E यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यू कैन से चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इक्वल्स टू एन ई। अभी N जो है प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस ई विथ N इक्वल्स टू 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। तो देखो क्या बोला, क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एज एन एलिमेंट्री यूनिट मानते हैं, मतलब क्या, एलिमेंट्री यूनिट मतलब यू कैन से KG1 नर्सरी जैसा, है ना, मतलब सबसे लेवल, मतलब सबसे यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, सबसे स्टार्टिंग यूनिट अगर हम मानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई इसका और एक नाम है कि क्वांटम चार्ज, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस का एक पैकेट, ठीक है। तो जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी में, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को, ठीक है, एक पैकेट के अंदर, ठीक है, और भी बाकी बहुत सारे चार्जेस के साथ, ये सब कुछ एक पैकेट के अंदर है, उस पैकेट को हम एक ही यूनिट मानते हैं, मतलब एक पैकेट को हम एक यूनिट मानते हैं। उस पैकेट को हमने नाम दिया क्या, क्वांटम, हमने उस पैकेट को एक क्वांटम नाम दिया, ठीक है। तो उस पैकेट का जो चार्ज होगा, उस पैकेट का जो चार्ज होगा, ठीक है, किसी की बॉडी में, वो इंटीजर के मल्टीपल से बढ़ता जाएगा। मतलब कि तुमको मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ तो तुमको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक ये जो है अपना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो सपोज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम माइनस को नहीं ले रहे हैं बिकॉज ज़रूरत नहीं होता, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये ज़रूरत नहीं होता है, ओके। अब देखो क्या होता है कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दिस इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा बता सकते हो? दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? दो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा 2 इंटू दिस, ओके, 2 इंटू दिस, इतना कूलम्स, मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, इतना होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो ये होगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, दो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इतना है, तीन इलेक्ट्रॉन्स का इतना है। क्या तुम बता सकते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो तुम बोलोगे भाई इजी है, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब कि 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि इज
5 into 10 to the power minus 19 coulomb A is the charge of electrons possible। अगर मैं बोलूँ कि क्या इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, मतलब हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या ये हो सकता है क्या 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, क्या ऐसा हो सकता है? विल इट बी पॉसिबल? तो मेरा आंसर होगा जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर तुम इसको एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मैं तुमको दिखाता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। Q इक्वल्स टू एन ई। चार्ज कितना है? चार्ज इतना है। E कितना है? E का वैल्यू इतना है। तो N निकालो। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तुमको मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। Q इक्वल्स टू एन ई, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है भाई। तो माइनस 19 कैंसिल, तो रहेगा 5/1.6 जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 5/1.6 मतलब 50/16 जो फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। जरा सोचो, अगर हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लाते हैं तो कुछ पॉइंट में आएगा आंसर, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में कैसे आ सकता है? सोचने वाली बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि n है वो फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है? कोई इलेक्ट्रॉन आधा थोड़ी होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा आधा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आधा थोड़ी होगा। इलेक्ट्रॉन का फुल होता है ऐसे। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा आधा हुआ, कोई ऐसा हाफ ऐसा, ठीक है ना, कोई ऐसे ऐसा इलेक्ट्रॉन, सब ऐसे सर्कल की जगह पर ऐसा पार्ट है, ऐसा तो नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होगा, कोई टूटा वूटा नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन भी यही कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। तो जो चार्जेस होंगे वो भी कभी भी डेसिमल में, मतलब डेसिमल में नहीं, कुछ स्पेसिफिक चार्जेस जो होंगे वो हम नहीं हो, मतलब वो नहीं हो सकता। मतलब चार्ज जो होगा वो हमेशा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करके जो वैल्यू आएगा उसके बराबर चार्ज होगा। मतलब चार्ज हमेशा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करके आएगा। ऐसा नहीं कि 3.2 के बाद 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तुम एक मिठाई की दुकान में जाओ, जाने के बाद उनको बोलो कि भाई साहब मुझे 1.5 किलो मिठाई दे दो, या फिर 1 किलो, या फिर 500 ग्राम दे दो, ठीक है ना, तो वो तुमको दे देगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे भाई कि मुझे 1.73 किलोग्राम्स का मिठाई दे दो, मुझे 1.45 का दे दो, मुझे 1.03 किलोग्राम्स का दे दो, तो वो क्या देगा तुमको? जूते देगा वो तुमको, ठीक है। तो इसीलिए वो भी सेम यहाँ पर है। तो उसने क्या किया, दुकानदार ने जो है अपना पैकेट सिस्टम बनाया है कि भाई इस पैकेट में मैं 150 नहीं 500 ग्राम मिठाई ही दूंगा, लेना है तो लो या फिर मत लो। और एक पैकेट में मैं सिर्फ 1 किलो ही दूंगा एक पैकेट में। इस पैकेट में मैं सिर्फ 2 किलो ही लूँगा। ऐसा नहीं कि इस पैकेट में मैंने 2.75 किलो दिया, इस पैकेट में मैंने 1.54 किलो दूंगा, ऐसा नहीं। मैं डेफिनेट दूंगा, एकदम डेफिनेट। मतलब मैं होल नंबर में, या फिर कह सकते हो नेचुरल इंटीजर वैल्यूज़ में मैं क्या करूँगा, दूंगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के वैल्यू में, पॉजिटिव इंटीजर के वैल्यूज़ में मैं बेचूँगा, ठीक है भाई। ऐसा नहीं मैं फ्रैक्शन में बेचूँगा, जैसे 50/3 किलोग्राम्स का ले लो भाई मिठाई, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन भी ऐसे ही कहता है कि एक पैकेट में, ठीक है, जो चार्जेस होंगे, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तभी तो चार्ज होगा। जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका संख्या इंटीजर वैल्यू में आएगा, ठीक है, उनका संख्या इंटीजर में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शनल में नहीं आ सकता, चाह कर भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसे एक सपोज इस पैकेट में
8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये इस पैकेट में 5 है, इस पैकेट में 3 हुए, इस पैकेट में सपोज 11, इस पैकेट में सपोज 500, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक पैकेट में 3.91, इस पैकेट में 2.42, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब एक पैकेट में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ चार्ज ही रह सकता है, और वो भी एक फिक्स से इलेक्ट्रॉन्स भी एक डेसिमल में नहीं होगा, कभी कभी टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हमेशा फुल इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो चार्ज भी ऐसे कुछ चार्जेस हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा होल नंबर में होंगे, तो चार्ज भी हमेशा फिक्स्ड होगा, ओके। तो इसी को हम कहते हैं भाई साहब क्वांटाइजेशन, ओके। अभी इसके बारे में हमने जान ली है क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख लो कि n क्या है। n एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। ये तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये अपना नेट चार्ज है, नेट चार्ज, और ये है अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। सपोज मैंने बोला कि रुको, तो सपोज मैंने आपको ये बोला कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट। तो ये है वो क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। मतलब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका चार्ज को मिलाकर हमें 1 कूलॉम चार्ज के बराबर चार्ज मिले। कैसे करोगे, ऐसे कितने, मतलब n निकालना है हमें, n कितना है जिससे कि Q जो है वो 1 कूलॉम के बराबर आ जाए, ठीक है। तो उसे करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, हम यूज़ करेंगे क्वांटाइजेशन वाला फार्मूला। तो गिवन क्या क्या है ये लिख रहे हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन में है कि चार्ज गिवन है, Q गिवन है 1 कूलॉम, चार्ज Q इक्वल्स टू 1 कूलॉम, ओके। चार्ज इक्वल्स टू 1 कूलॉम गिवन है, और हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको खुद से लिखना है, जो कि होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ओके। तुमको क्या निकालना है, तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो तुम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करोगे, तुम फार्मूला यूज़ करोगे ये वाला क्वांटाइजेशन का फार्मूला। देखो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, Q इक्वल्स टू NE, ये है क्वांटाइजेशन का फार्मूला। ये लगेगा आपको, आपके बुक में भी है ये फार्मूला शायद, ओके। हाँ ये लगेगा आपको, इट विल बी यूज्ड, ओके। ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। देखो कैसे, तो यूजिंग Q इक्वल्स टू NE, Q कितना है 1 कूलॉम, 1 लिख दो, N नहीं पता, इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इम्प्लाइज दे दो। तो इसको इस तरफ लाऊंगा तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इम्प्लाइज ये यहाँ पर माइनस में है। तो एक्सपोनेंशियल लॉ के अनुसार अगर ये ऊपर चला जाता है तो माइनस जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि पावर में नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि ऊपर चला गया तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखो, इसलिए एक्सपोनेंशियल को अच्छे से करो, ठीक है, ज़रूरत पड़ता है अभी जाकर। अब इसको कैसे करें, सिंपली 1 पॉइंट है ना, तो ऊपर 10 भेज देता हूँ तो नीचे रहेगा 16। इसके बाद क्या करता हूँ, देखो यहाँ से 19 है ना, मैं एक 10 यहाँ पर लेके आता हूँ, इंटू 10 इंटू 10⁻18 कर देता हूँ। क्या बोलते हो, मंजूर है? अरे मैंने क्या किया,
यहाँ पर कितने सारे टेंस हैं? 19 10 है यहाँ पर 19 टेंस है। तो मैंने उसमें से 19 में से एक निकाला, तो ये कितने बच जाएंगे? 18, है ना। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, देखो एकदम आसानी से। 5, ये 8, ये 4 और ये फिर से 5, तो कितना आ गया भाई? 25/4 इंटू 10⁻18 इक्वल्स टू n। तो 25/4 होता है अपना कितना आता था भाई? 6.25 समथिंग आता है ना, 6.25 समथिंग आता है। रुको 6.25, हाँ जी हाँ, 6.25 इंटू 10⁻18 इक्वल्स टू n। तो वी कैन से कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो चार्ज होगा टोटल, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, ये एक इलेक्ट्रॉन का है। तो सोचो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलकर, मतलब 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 जितना कूलम्ब चार्ज होगा, तब बनेगा हमारा 1 कूलम्ब चार्ज। समझे? तब जाके बनेगा हमारा 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है भाई साहब, सोचो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर फिर 1 कूलम्ब चार्ज बनता है। 1 कूलम्ब, बाप रे, ज़रा सोचो कितने लाखों करोड़ों भाई इलेक्ट्रॉन्स मिलकर सिर्फ एक चार्ज बनता है, 1 कूलम्ब चार्ज बनता है। ठीक है, तो बड़ा सोचो कूलम्ब कितना बड़ा चार्ज है, सोचो। ओके, 1 कूलम्ब चार्ज। अच्छा, इसके बाद नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा अभी। इलेक्ट्रिसिटी क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट होता है कि वो फ्लो जो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकंड में कितना हो रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या समझे? जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक पर्टिकुलर रीजन से, या फिर कैसे तो पर्टिकुलर एरिया से पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज उस एरिया से गुजर रहा है, फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन लिख लो भाई आराम से, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लिखो। एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द amount of charge flowing through any cross section मतलब दिखाता हूँ, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे होता है ना। आइए चलिए आइए, रुको ज़रा, यहाँ पर एक कंडक्टर आपको दिखाना पड़ता है पहले। कंडक्टर, और जैसे कि वायर मान लेते हैं, तार है, तार नहीं है, ठीक है, तार, इससे तार मिला, आजा, ये लो, और इसको ऐसे, अरे यार इसको, अरे रुको भाई साहब, थोड़ा सा इधर, तो इधर में जाकर हम इधर से एक और कंडक्टर का फेस लगा लेते हैं यहाँ तक, बस थोड़ा सा वेट। तो हमने क्या किया, ये सब उस वायर है, ठीक है, वायर के इस जगह से
और इस जगह से कनेक्शन जा रहा है, ठीक है ना। तो आया इस तरफ से, यहाँ तक आया। यहाँ पर हम एक बैटरी लगाने वाले हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला पार्ट है ना, ऐसा 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 ऐसा, अरे यार ऐसा, अरे क्या इतना अच्छे से कर रहा हूँ और स्ट्रेट हो ही रहा, पागल कहीं का। ठीक है भाई, बहुत सारे बहुत अच्छा खासा बैटरी लगाया है, देख सकते हो। ये ऐसा 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 बस। तो देखो ये है अपना पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन कहाँ पर है, किस तरफ है, इनका डायरेक्शन इस तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है इस तरफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, हमने बीच में से सपोज इस तार को हमने काट डाला, तो सिलिंड्रिकल तार है, तो जिस तरफ से हमने काटा, सपोज इस तरफ से हमने काट दिया, काटने के बाद जो सरफेस हमें ये वाला पार्ट मिला, ये वाला जो चीज़ आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इस वाले पार्ट को, इसी वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इस वाले रीजन को, इस वाले एरिया को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ जा रहे हैं, तो एक सेकंड में इस जगह से जितने इलेक्ट्रॉन्स ने पास किया है, मतलब क्या, जितने इलेक्ट्रिक चार्ज ने पास किया है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या समझे, इस लाल लाल चीज़ से, लाल लाल एरिया से एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पास हो पाए हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन पास कर पाए हैं, फ्लो कर पाए हैं, उनको या उसके अमाउंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सपोज इस जगह से एक सेकंड के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पास हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन ने, और भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली बात है। सपोज मैंने बोला कि 1000 इतने इलेक्ट्रॉन्स ने एक सेकंड में इस जगह से पास थ्रू किया, मतलब वो फ्लो होकर चले गए एक सेकंड के अंदर, ठीक है। तो जो करंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होगा, उससे एक फार्मूला है। क्या फार्मूला, फार्मूला से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा। तो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा रुको, इलेक्ट्रॉन को दिखाई देता हूँ यहाँ पर ऐसे। तो अभी इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे, मैं ये अपना क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, ठीक, दिस इज आवर क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट, ठीक है भाई। तो इस जगह से एक सेकंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगा, उसको हम कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगा, या फिर कह सकते हो अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, उसको हम कहते हैं करंट। ओके, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है करंट का। लिखो यहाँ पर, इफ ए नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, then electric current I
इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, याद रखना। आई इज गिवन बाय, तो बोला है कि 1 सेकंड में जितना चार्ज पास कर रहा है उसी को हम कहते हैं करंट। सो आई इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, चार्ज बाय टाइम मतलब सिंपल बात है, सिंपल बात ये है कि करंट वह होता है इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जो 1 सेकंड में एक क्रॉस, किसी भी एक तार के, किसी भी कंडक्टर तार ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, तो किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो पास हो रहा है 1 सेकंड में, जितना चार्ज, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज, उसको हम कहेंगे करंट। तो इसको यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है, चार्ज बाय टाइम। इसको एक और डेफिनेशन से भी कहा जाता है, ठीक है। तुम इसको डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट का एक और डेफिनेशन, ऐसा छोटा सा डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब हमने रेट के बारे में पढ़ा, रेट मतलब क्या कि 1 सेकंड के अंदर कितना जा रहा है, रेट मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितना। हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। वैसे ही 1 सेकंड में कितना चार्ज उस जगह से पास हो रहा है उसको हम कहते हैं क्या, करंट। ओके, तो यहाँ से हमें करंट का फॉर्मूला पता लग गया। अभी करंट का ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं, क्या ऐसा यूनिट है, फिर हमारा ये वीडियो आज हम ख़त्म करेंगे। ओके, पहला वीडियो है तो ज़्यादा मैं लेंदी करना नहीं चाहता, वैसे लेंदी हो चुका है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट है एम्पियर, या फिर एम्पायर मत बोलना, इसको एम्पियर है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ओके जी, और इसका सिंबल क्या है, करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। करंट को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अभी एम्पियर के अलावा भी और भी इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। क्या क्या है, एक है भाई मिली एम्पियर, एक है अपना मिली एम्पियर, याद रखो, एक है मिली एम्पियर, और रुको थोड़ा सा वेट, एक है मिली एम्पियर और दूसरा है अपना माइक्रो एम्पियर। तो लिख देता हूँ, इसके अलावा भी इसके अलावा भी एक है मिली एम्पियर, जिसको स्मॉल m कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड एक और है माइक्रो एम्पियर, जिसको माइक्रो मतलब म्यू ऐसा होगा, अरे यार, कैपिटल ए ओके, दिस इज माइक्रो एम्पियर। अब इसका वैल्यूज़ क्या क्या है देख लेते हैं। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। बस,
तो आज हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर हम एंड करने वाले हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सबसे पहले सीखा चार्ज क्या है, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिर कुछ साइंटिस्ट के नाम पर है। फिर चार्ज का ऐसा यूनिट डिनोशन में कैसे करते हैं। फिर क्वांटाइजेशन जो ऑप्शनल रीडिंग है, ऑप्शनल। फिर इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट और इसका डिनोशन कैसे करते हैं, और इसका फार्मूला भी हमने सीखा। एक और फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हो। देखो, चार्ज का एक फार्मूला क्या था? चार्ज का एक फार्मूला था Q इक्वल्स टू एनी। यहाँ पर भी देख सकते हो करंट इक्वल्स टू Q/T। तो Q के जगह पर हम एनी लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर बोथ फार्मूला है भाई ना। तो यहाँ पर एक और फार्मूला लिख सकते हो, I इक्वल्स टू NE/T। ठीक है, दिस इज अनदर फार्मूला। ठीक है, सो 2 फार्मूला से मिलकर ये फार्मूला बना। ठीक है, बोला था ना इस चैप्टर में फार्मूला ही फार्मूले हैं। ठीक है, तो मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि बस फार्मूले ज़्यादा है तो अच्छा भी लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कुछ और भी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके।